नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का गायत्री एजुकेशन क्लासेस में। और ये हमारा मूल कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले का लेक्चर डल चुका है, तो पहले वो ज़रूर देख लें ताकि आपको ज़्यादा से समझ में आए। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं मूल कंसेप्ट 2 में। तो अब तक हमने ये देख लिया था कि एक मोल जो है एक नंबर की तरह होता है जिसकी खोज एवोगैड्रो ने की थी और इसे Na कहा जाता है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होती है। ये हमने देख लिया था। इसके अलावा मैंने आपको सिखाया था कि एक AMU जो होता है वो 1/Na के बराबर 1/Na ग्राम के बराबर होता है। और अगर मैं इसे सॉल्व कर दूँ 1/Na को, यानी कि 6.023 यहाँ पे वैल्यू रख दूँ और इसे सॉल्व कर दूँ, ये आता है 1.67 इंटू -24 ग्राम, जो कि मास ऑफ प्रोटॉन और लगभग मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। और मैंने एक बात और कही थी कि जो AKME होता है इसको हम एक और तरीके से डिफाइन करते हैं, वो होता है 1/12 मास ऑफ C12 एटम। इतनी बातें मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दी थी। ठीक है, चलिए यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे और ज़रा देखिएगा ध्यान से और समझिएगा हर चीज़ को। मैंने आपसे कहा था कि जो मैं एक AMU को आपके लिए डिफाइन कर रहा था, एक AMU को मैं आपके लिए डिफाइन कर रहा था, और मैंने आपको बताया था कि ये जो है कितना, इसका कोई पूछे कि ये कितना वजन होता है, तो आपको मालूम है ना कि ये मैंने एक कार्बन 12 एटम बना दिया है। इसके मैं 12 हिस्से कर रहा हूँ। 12 हिस्से करने की जरूरत नहीं है रियल में, पर मैं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए ये C12 एटम है। बेटा एक बात है, अगर ये 12 है, 12 में से अगर ये एक हिस्सा शेडेड है तो इसे आप कैसे लिखेंगे? 1/12 है ना, पार्ट ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। इस हिस्से को यही कहोगे आप। मैं कह दूं आपसे कि AKMU इसी एक हिस्से के वजन के बराबर है, यानी इस 1/12 पार्ट का मास, यानी कि मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम, ये होता है 1 AMU। तो अब आप समझ गए होंगे मेरी बात कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा था। ठीक है ना, अगर ऐसा है, ठीक है दोस्तों, तो बहुत ध्यान सुनना। इससे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूँ। ये मैंने पिछली क्लास में भी आपको करवाया है, लेकिन फिर से मैं एक बार बता देता हूँ आपको। देखिए मैंने क्या बताया था आपको कि मान लेते हैं कि मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ मास ऑफ 1, इसको मैं सिर्फ पहले 1 C12 एटम। अब देखो ये एटम है और कार्बन का मास पूछ रहा हूं मैं, तो आप क्या लिखोगे? 12, और क्या लिखोगे यहाँ पे? AMU। याद है, भूल गए इस चीज़ को? AMU ही कहा था अपन ने, है ना। अब ध्यान सुनो, लेकिन मैं एक एटम का नहीं जानना चाहता, मैं जानना चाहता हूँ मास ऑफ 1 मोल C12 एटम। तब आप क्या लिखेंगे इसमें? AMU की जगह आ जाएगा यहाँ पर ग्राम, कि ये मैंने बताया था। और आपने ये भी सीखा है क्या, मैं इस मोल को हटा करके यहाँ पर Na लिख सकता हूँ और ये C12 एटम को यहीं के यहीं रहने देता हूँ। ये हो गया 12 ग्राम। बेटा यहाँ से मैं Na को उधर हटा दूँ तो क्या मैं C12 की वैल्यू निकाल पाऊंगा? तो C1 C12 एटम की अगर मुझे वैल्यू, ये NaC12 एटम है, मुझे एक C12 एटम की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे? 12 में Na और ये ग्राम। क्या यही है ना। और आसान भाषा में एक C12 एटम की ये वैल्यू आ गई। अब क्या करने वाला हूँ मैं, इससे जाकर के, मैंने पिछली बार किया भी है ना। एक सेकेंड, और ये यहाँ पर आ जाते हैं। ये देखिए जरा, अब मैं यहाँ पर ये दिख रहा है आपको C12 एटम, इसकी जगह पर ये जो वैल्यू है, ये देखो C12 एटम की जगह पर क्या रख सकता हूँ मैं? 12/Na ग्राम। 12/Na ग्राम यहाँ पर रख रहा हूँ मैं, तो 12/Na ग्राम ये इसकी जगह रख दिया मैंने। एक AMU वहीं के वहीं है। ठीक है, और देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर 1/12 तो पहले से इंतजार कर रहा है इसका, 1/12, तो ये इसके काट दिया बेटा, है ना। क्या बचा? 1/Na ग्राम, है ना। क्या बचा यहाँ पर? देखिए जरा, 1/Na ग्राम इज इक्वल्स टू 1 AMU। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये देखिए ज़रा, शुरू की ही बिगिनिंग में उस बात का भी प्रूफ लिया हमने कि किस तरह से ये एक दूसरे के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए ज़रा क्वेश्चन कैसे आते हैं, हम उस पर बात करते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चंस की बात करते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमसे पूछा कैलकुलेट द मॉलिक्यूल द मास ऑफ, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 molecule of H2SO4 इन ग्राम। एक क्वेश्चन ये आया आपके सामने। ठीक है ना, कैलकुलेट द मास ऑफ, देखो हमसे कहा जा रहा है आपको मास निकालना है एक मॉलिक्यूल का H2SO4 का, लेकिन ग्राम में निकालना है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, पहले देखो एक मॉलिक्यूल है ना, मोल वोल नहीं बोला है, इसलिए परेशान मत होना, एक मॉलिक्यूल ही बोला गया है। ठीक है, आप कहें तो मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूँ यहाँ पर कि एक मॉलिक्यूल कैसे यहाँ पर एक काम कर रहा है। जैसे देखिए
बच्चों पहली बात तो आपको एक हमें पढ़ाना है एटॉमिक मास, और एक मुझे आपको पढ़ाना है ग्राम एटॉमिक, ठीक है ना। एक है एटॉमिक मास, एक है ग्राम एटॉमिक मास। मैं आपको कुछ कुछ बातें सिखा दूं जरा इन लोगों की, ताकि आपको ये समझ में आए कि ये क्या क्या है। देखिए, जब आपसे एटॉमिक मास मैंने पूछा तो आपके दिमाग में आएगा सर इसकी यूनिट भी तो होनी चाहिए। तो बेटा इसकी दो यूनिट होती हैं, एक होती है AMU जिसको अपन कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, और बेटा एक होती है सिर्फ U यानी कि यूनिफाइड यूनिट, ठीक है। इसकी दो यूनिट होती है, वो मैंने आपके सामने वहां पर लिख दी है, ठीक है। अब आप देखना ध्यान से, एटॉमिक का मास, बेटा एक एटम का मास है, ये क्या लिखोगे आप इसे, मास ऑफ वन एटम, ठीक है। तो मास ऑफ जब वन एटम, एक एटम का मास लिख रहा हूं बेटा, तो उसकी यूनिट लिखनी पड़ेगी ना। AMU लिख सकते हो या आप U लिख सकते हो, ये और है बेटा, है ना, ये और है, और तो आप AMU भी लिख सकते हो, आप U भी लिख सकते हो, ध्यान रखना। सर एग्जाम्पल कुछ मिल जाते तो ज़्यादा अच्छा होता, तो देखना पड़े ध्यान से। जैसे मान लो तुमसे हाइड्रोजन का पूछूं तो क्या लिखोगे, 1AMU ऐसे लिखोगे। मैं बेटा आपसे हीलियम का पूछूं तो आप लिखोगे 4AMU। बेटा बेरिलियम का पूछूं तो आप लिखोगे 7AMU, ठीक, बेरिलियम हो गया। और मान लो मैं आपसे पूछ लूँ कि कार्बन का बताओ तो आप लिख दोगे 12AMU। बेटा फॉस्फोरस का पूछ लूँ तो 31AMU। बेटा सल्फर का इस तरह से आ जाएगा 32AMU। बेटा क्लोरीन का आ जाएगा 35.5AMU। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, है ना। तो इतने करते करते ऐसे बहुत सारे लिख सकते हो, नाइट्रोजन का भी लिख सकते हो आप, नाइट्रोजन का भी लिख लो। कितना हो जाएगा नाइट्रोजन का 14AMU। और बेटा ऐसे ही सोडियम का जाओगे तो 23AMU। बेटा ऑक्सीजन लिख सकते हो तो 16AMU। क्लियर है ये बात, है ना। ऐसे करके आप बहुत सारे लिख सकते हैं। बेटा अब आता है अगली वाली जो यूनिट है हमारे पास, ध्यान सुनना जरा, ध्यान सुनना। इसे कहते हैं अपन ग्राम एटॉमिक मास। आपको दिख रहा होगा कि एटॉमिक मास तो पहले भी था, एटॉमिक मास अभी भी है, बस उसके आगे एक वर्ड लग गया है ग्राम, ठीक है ना। तो सर हमने देखा था कि ये जो था ये तो एक मास ऑफ वन एटम था, ये मास ऑफ वन एटम था। तो सर फिर ये क्या है बेटा, ये है मास ऑफ वन मोल एटम। क्या बात समझ में आ रही है बेटे, एक एटम का मास हुआ तो ये लिखा, ये एक मोल एटम है। अब आपको क्या पता है कि एक मोल मतलब क्या होता है सर, 1Na एटम होता है क्या बेटा, 1Na एटम होता है क्या बेटा, है ना। तो देख लो ना, एक एटम का पहले वजन लिखवा लिया, एक Na एटम का वजन लिखा लिया। तो बेटा अंतर क्या पड़ेगा, बहुत ध्यान सुनना जरा, बहुत ध्यान सुनना। इसका नाम ही है बेटा Na, है ना। तो वही सेम एग्जांपल लूंगा, होगा कुछ नहीं, बस AMU की जगह ग्राम लगा दोगे। अब जैसे हाइड्रोजन का मैं तुमसे ग्राम एटॉमिक मास पूछूं, ग्राम एटॉमिक मास मतलब बेटा 1 मोल। तो देखो ध्यान से, पहले अभी एक ही एटम था, अब मैंने बहुत सारे एटम ले लिए। अब बहुत सारे एटम ले लिए बेटा, तब वो ग्राम में कुछ वजन दिखने लगा। पहले तो इतना हल्का था कि ग्राम में भी नहीं था, इसलिए AMU लिखना पड़ रहा था। लेकिन अब मैंने क्या, एक मोल एटम ले लिए हैं, एक मोल मतलब 6.02 10 to the power 23 करोड़ों एटम लेकर के मैं उनका वजन पूछ रहा, तो ग्राम में दिखेंगे। पहले तो दिख भी नहीं रहे थे, अब दिखने लगे। तो बेटा अब लिखोगे आप 1 ग्राम। देखो जरा, AMU को हटा करके बस आपने ग्राम लगा दिया। ऐसे मैं आपसे हीलियम का पूछूंगा बेटा, तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, 4 ग्राम। बेटा ऐसे ही इनके लिख दो, बेरिलियम का तो आप क्या लिख दोगे बेटा, 7 ग्राम। बेटा कार्बन का पूछूंगा तो लिख दोगे 12 ग्राम। बेटा ऑक्सीजन का पूछूंगा तो लिख दोगे 16 ग्राम। बेटा नाइट्रोजन का पूछूंगा तो बता दोगे 14 ग्राम, ठीक है। सोडियम का पूछूंगा बेटा तो बता दोगे 23 ग्राम। बेटा ऐसे ही क्लोरीन का पूछूंगा तो लिख दोगे आप 35.5 ग्राम, समझ गए। और ऐसे फॉस्फोरस भी बचा है तो फॉस्फोरस का भी लिख दो बेटा 31 ग्राम हो जाएगा। ऐसे सल्फर का आ जाएगा तो 32 ग्राम हो जाएगा, और ऐसे सो ऑन करते अपन लिख सकते हैं। तो बात ये है कि फिर इसे कहते क्या बेटा, इसकी भी तो कोई यूनिट होनी चाहिए। तो अभी आप बहुत ध्यान से देखना जरा, क्या मैंने इनके आगे लिख दिया है। अब देखो इसी को बेटा शॉर्ट में, क्योंकि ये किसका मास है बेटा, एक मोल एटम का है, तो इसलिए इसे GAM भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, GAM, याद रखना, ग्राम एटॉमिक मास। अब मेरी बात और ध्यान सुनना बच्चों, बेटा क्या ये देखो, ये क्योंकि एक मोल का मास है, कितने मोल का मास है बेटा, एक मोल एटम का मास है, इसीलिए इसे मोलर मास भी कहते हैं। बेटा इसी का नाम है मोलार मास। क्लियर हुई बात मेरे बच्चों, है ना। बहुत ध्यान से देख लो, कहीं पर भी अटकना नहीं है। एक एटम का मास था ये, मास ऑफ वन एटम, तो AMU और U में चलता है। और लेकिन जैसे आपने 1 मोल एटम लिया, 1 मोल का मास ले लिया, 1 मोल एटम का मास ले लिया, तो ये 1 मोल
का मास है, इसीलिए मोलर मास कहलाता है। मोलर मास के अलावा इसे बेटा ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हैं, क्योंकि इनमें ग्राम लग जाता है। और याद रखिए बेटा, जहाँ जहाँ मोल आएगा वहाँ वहाँ ग्राम होगा, जहाँ जहाँ मोल आएगा वहाँ वहाँ ग्राम होगा, और इसीलिए अपन ने इसे रिप्लेस कर दिया। ठीक है सर, अभी आपने जो बताया वो तो आपने एटम एटम लिख दिया, हमने तो मॉलिक्यूल भी सुना है ना, तो हम उसको भी देखते बेटा। चलो आओ, चलो जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिखा बेटे, है ना, मैंने यहाँ पे लिखा, मान लो मैं लिख दूँ यहाँ पर एक है मॉलिक्यूलर मास और एक बेटा फिर से वैसा ही ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक बच्चों, है ना, मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। बेटा अब बात आती है इसके यूनिट की, तो बहुत ध्यान से देखना बेटे। इसकी यूनिट है ना, जो मॉलिक्यूलर मास है इसकी, अभी बेटा या तो आप लिखो AMU या बेटा आप लिख सकते हो U। ठीक, और दोनों में से आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई मना ही नहीं है। तो बेटा इसको क्या लिखेंगे, अब ध्यान सुनना जरा, इसके में GMM आ गया तो लिख दो पहले तो GMM। अब आपको दिखेगा सर पहले बस मॉलिक्यूलर मास था, अभी भी है, लेकिन बस ग्राम लगा दिया आपने। अब मैंने आपको पिछली बार भी सिखाया था, ग्राम लग गया मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल का होगा। तो सर ये कैसा मास होगा, ये है बेटा मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। तो बेटा ये क्या होगा, मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल। मेरे बच्चों बात समझ में आ रही है? अब सर उससे फर्क नहीं पड़ता, देखो जरा बेटा ध्यान से, क्या ये फिर से कुछ भी हो जाए, क्या मास एक मोल का निकाल रहे हो, जब जब आप एक मोल का मास निकालोगे बेटा उसका एक नाम क्या बन जाएगा, मोलर मास। समझ गए मेरे बच्चों? इसीलिए बेटा मोलर मास का मतलब दो तरीके से होता है। अगर एटम में देखोगे, ये रहा बेटा, एटम में देखोगे तो उसे ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं मोलर मास को, और बेटा जब मॉलिक्यूल के मामले में देखोगे तब उसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। क्लियर होगी बात इतनी, है ना? अब सर इसके एग्जाम्पल रह गए हैं, तो एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। तो जरा ध्यान से देखना, एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, है ना। जैसे एग्जाम्पल लेना बेटा, H2O का ले लिया अपन ने, ठीक है ना। अब देखना एक मॉलिक्यूल है ये भी, है ना। ऐसे ही मैं आपसे यहाँ पर भी पूछूंगा बेटा कि जब एक मोल मॉलिक्यूल ले लूंगा तब क्या करोगे, है ना। तो बहुत ध्यान से सुनना बेटा, H2O तो ये कैसे निकालेंगे बेटा, H देखो हाइड्रोजन का क्या होता है, एक है, कितना हाइड्रोजन, 2, ठीक। और बेटा ऑक्सीजन आ गया यहाँ पे 16, आपको दिख रहा है यहाँ से आ गया बेटा 18, लेकिन यूनिट क्या लिखोगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है बेटा, है ना। तो AMU लिख दिया अपन ने। लेकिन सर यहाँ पर हमने लिया है 1NaH2O, बेटा 1NaH2O है तो कुछ नहीं करना है, सेम तरीके से निकलेगा, यहाँ पे भी 18 ही आएगा, लेकिन क्योंकि ये एक मोल का है बेटा इसलिए यहाँ पर AMU की जगह क्या लग जाएगा, ग्राम। क्या आपके समझ में आ गया, है ना। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, जरा देखना बेटा, मैंने मान लो ले लिया NH3, ठीक है। नाइट्रोजन का आपको मालूम है 14 होता है ना बेटा, नाइट्रोजन कितना होता है, 14 हो गया बेटा। हाइड्रोजन का एक का होता है कितना, एक होता है, और ये है 3, टोटल कितना आ रहा है बेटा 17 AMU आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। लेकिन अगर वहीं मैं आपसे यहाँ पर पूछ लूँ बेटा 1NaNH3 मॉलिक्यूल का मुझे बता दो, तो आप लिखोगे 17, लेकिन क्या लगा दोगे इसमें, ग्राम। क्लियर हुई बात बच्चों, है ना। एक और देख लो यहीं पे जरा ध्यान से एग्जाम्पल, मान लो मैंने आपसे ग्लूकोज का पूछ दिया C6H12O6, ठीक है। तो इसको कैसे निकालोगे बेटा, कार्बन का होता है 12, है टोटल 6 बेटा, हाइड्रोजन का 1 लेकिन है टोटल 12 बेटा, ऑक्सीजन का 16 लेकिन है कितने 6 बेटा। सॉल्व कर लोगे तो ये कितना आ रहा है, 180 के आसपास आ रहा है क्या हाँ, ये 180 AMU के आसपास आ रहा है, ठीक है बेटा। ऐसे ही अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछ लेता इसका कि मुझे बताओ 1Na ग्लूकोज का कितना वजन होगा, C6H12O6, तो आप लिख देते हैं यहाँ पर 180 और ये ग्राम। क्लियर हुई बात बच्चों, है ना। तो 1 मोल मॉलिक्यूल और 1 मॉलिक्यूल में क्या फर्क पड़ता है। अब मेरी बात ध्यान सुनना बेटा, क्या तुमने देखा कि अच्छा सर मोलर मास आपने यहाँ पर भी लिखा, मतलब मोलर मास ऐसा है जो मॉलिक्यूल में भी कैलकुलेट होता है और ये आपके एटम में भी कैलकुलेट होता है। तो बेटा है ना, उसका फर्क है, ध्यान सुनो जरा, ग्राम का फर्क है। सर कहने का मतलब क्या, एक मोल बेटा जब जब कैलकुलेट करोगे, जब भी आप एक मोल का मास निकालोगे उसे मोलर मास कहेंगे। तो हो सकता है आपका मोलर मास एटम के मामले में ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा और मॉलिक्यूल के मामले में ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ कि जो हमारा मोलर मास होता है बेटा, ये क्या होता है, ये होता है मास ऑफ 1 मोल। अब अगर ये मास ऑफ 1 मोल एटम के लिए है तो बेटा जो बनेगा वो होगा ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। और अगर ये बेटा ये एक मॉलिक्यूल के लिए है तो बेटा ये कहलाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है मेरे बच्चों,
ठीक। और वहीं पे बेटा जब 1 मोल का नहीं है ना, तो फिर आपको मालूम है एक एटॉमिक मास है और एक मॉलिक्यूलर मास है, दोनों सेम रहते हैं। क्या बात आपको क्लियर हुई है ना। और बेटा ये हमेशा किस में कैलकुलेट होता है, ये ग्राम में कैलकुलेट होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। हमेशा दोनों ही ग्राम में ही रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। याद ना, मोलर मास बेटा दो तरीके के, एक होता है आपका GMM है ना, और एक होता है आपका GAM। क्लियर है ये बात, है ना। चलिए शाबाश। अब यहाँ आओ बेटे, अब तुम समझ जाओगे जो मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिए हैं, है ना। अब देखो जरा, मैंने बोला है बेटा मास ऑफ, देखो क्या मैंने एक मॉलिक्यूल का पूछा है आपसे, सिर्फ एक मॉलिक्यूल का पूछा है, हाँ या ना बच्चों, एक मोल मॉलिक्यूल तो नहीं पूछा ना। तो बस बेटा H2SO4 का जरा सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करो, है ना। देखो जरा उतना समझाना पड़ा, उसके बाद अब आप इसे कर पाएंगे। तो हमें मास निकालना है एक मॉलिक्यूल का। तो बेटा एक मॉलिक्यूल का जब निकालते हैं, एक मॉलिक्यूल समझ रहे हो ना बच्चों, एक मॉलिक्यूल का कैसे निकाला था, ये देखो जरा ध्यान से। ये देखो, ये सारे क्या एक मॉलिक्यूल थे, ये देख मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल के अपन ने इसमें यूनिट AMU लगाई थी। बस बेटा मतलब उसमें भी अपने को AMU ही लगाना है ना, AMU ही लगाना है। तो बेटा H2SO4 का अगर निकालोगे, है ना, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल H2O, तो कैसे निकालते बेटा, हाइड्रोजन का एक का मास एक होता है, लेकिन है कितने 2, और ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन H2SO4 थोड़ी है, मतलब H2O नहीं है, H2SO4 है। अब ठीक है बेटे, तो हाइड्रोजन का एक मास लेकिन है 2, बेटा सल्फर का हो गया 32, बेटा ऑक्सीजन का होता है कितना 16 और है 4। इसको सॉल्व कर दो आप, ये हो गया बेटा यहाँ से 34 और ये कितना हो जाएगा बेटे 16 चौको 64 64। तो यहाँ से ये कुछ आ रहा है 98 AMU, ठीक है बेटा। H2SO4 के एक मॉलिक्यूल का मास इतना होता है 98 AMU। लेकिन बात है कि इसने हमसे पूछ लिया है, आप हमें ग्राम में बताइए। किस में बताइए बेटा, ग्राम में। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ ज़रा, तो क्या मुझे इस AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना है। अब मैंने अभी भी सीखा था कि AMU को किस तरह से ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, है ना, किस तरह से ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, एक AMU बराबर होता है बेटा 1/NA ग्राम के। थोड़ी देर पहले आपने किया था, अरे हाँ है ना बेटा। तो क्या करना है, जहाँ पर भी आपने AMU लिखा है, ये देखो AMU लिखा है ना, उसकी जगह क्या मैं ये पुट कर सकता हूँ, तो बस बेटे एक AMU की वैल्यू यहाँ पर रख दो। तो देखो जरा ध्यान से, किससे आ जाएगा 98 AMU की जगह पर आपको क्या रख सकते हो 1/NA ग्राम। तो ये हो जाएगा बेटा 1/NA ग्राम। बस ये लो सॉल्व, खत्म, ये आंसर आ गया फाइनल। सर क्यों, क्योंकि हमसे यही बोला गया था एक मॉलिक्यूल ऑफ H2SO का जो मास है उसे ग्राम में कैलकुलेट करना है। तो देखो जरा, हमने एक मॉलिक्यूल का ही मास निकाला हुआ है, बस हमने AMU की जगह ग्राम रख दिया, हो गया। तो हमने रिलेशन का इस्तेमाल कर लिया। तो इस तरह से उस रिलेशन का इस्तेमाल करना है बेटे। एक और क्वेश्चन आप करना चाहें तो एक और क्वेश्चन आप कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर जरा। मान लीजिए अपन ने लिया कैलकुलेट द मास ऑफ 4 molecules of ammonia इन ग्राम, ठीक है। ग्राम में कैलकुलेट करना है, ये हमसे कहा गया है। चलिए अब देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमें क्या है, फिर से निकालना है। देखो अब इस बार एक मॉलिक्यूल नहीं 4 मॉलिक्यूल है ना, लेकिन मोल तो नहीं है ना, अभी तो मॉलिक्यूल भी बात कर रहे हैं। पहले अपन निकालेंगे मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल NH3, और वो हम कैसे निकालते बेटा, नाइट्रोजन का होता है 14 और एक हाइड्रोजन का, लेकिन है टोटल 3, तो ये हो जाएगा बेटा 17 AMU, ठीक है बेटा। लेकिन ये एक मॉलिक्यूल का है, लेकिन हमें निकालना है 4 मॉलिक्यूल का। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं मास ऑफ 4 मॉलिक्यूल NH3। अब बेटा एक मॉलिक्यूल का इतना, तो 4 का कितना होगा, 4 का गुणा हो जाएगा इसमें 17 AMU, ये हो जाएगा बेटा 68 AMU, है ना। 17 से 68 हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन हमसे उसने कहा है कि ठीक है 4 मॉलिक्यूल का मास आपका इतना आ रहा है, लेकिन हमें AMU में नहीं जानना है, उसका इंटरेस्ट बेटा ग्राम में जानने का। तो फिर से क्या करना पड़ेगा, AMU की जगह आप पुट कर सकते हो क्या बेटा 68 × 1/NA ग्राम। ये देखो बेटा, ये आपने ग्राम में इसे निकाल दिया। समझ पा रहे हो मेरी बात, है ना। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सब समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखें। देखो इतना कुछ अपन ने पढ़ लिया है। अब बच्चों आता है, क्योंकि आपने काफ़ी सारे चीज़ देख ली। देखो आपने एटॉमिक मास देखा, आपने ग्राम एटॉमिक मास देखा, आपने मॉलिक्यूलर मास देखा, आपने ग्राम मॉलिक्यूलर मास देखा। आपने देखा कि मोलर मास 2 तरीके का होता है, एक होता है ग्राम एटॉमिक मास अगर एटम में जाएँ तो, है ना, और एक होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास अगर मॉलिक्यूल में जाएँ तो। लेकिन दोनों ही 1 मोल के ही मास थे, ये भी हमने देखा। हमने रिलेशन का भी इस्तेमाल किया, सब कुछ किया, ठीक है बेटा। अब आता है एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है बेटा, एवरेज एटॉमिक मास। देखो इससे क्या होता है, ये खास तौर पे आइसोटोप्स के लिए
है ना, आइसोटोप्स का एवरेज, है ना, एवरेज वेटेड मास निकालने के लिए होता है। मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको चिंता मत करिए, है ना। जैसे मान लीजिए बेटा, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं आपसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, है ना। याद रखना बेटा, इस जब भी एवरेज एटॉमिक मास, यानी कि एवरेज एटॉमिक मास मतलब कि AAM आम कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे तो आपको आइसोटोप्स देंगे। क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, आइसोटोप्स गिवन होगा, उनके परसेंटेज गिवन होंगे, उस हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए बेटा, दो आइसोटोप्स ले रहा हूँ मैं बोरॉन के, एक है बोरॉन 10 और एक है बोरॉन 11। क्लियर है। आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि ये जो दो आइसोटोप्स है उसमें से बोरॉन 10 जो है बेटा, इसकी जो मात्रा है, एक सॉल्यूशन जब एक बनाया जा रहा है तो उसकी जो मात्रा है वो 10% है उस सॉल्यूशन में, और जो बाकी परसेंटेज है वो इसका है, मतलब ये 90% है उसमें। भाई कोई भी चीज़ 100% होती है बेटे, तो अगर 10% ये तो 90% ये हो गया, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है ना, मैं बता रहा हूँ आपको। अब हमसे कहा गया कि भैया निकालिए एवरेज एटॉमिक मास, है ना बेटा। क्या निकालने बोला, एवरेज एटॉमिक मास निकाल के दिखाओ। तो देखो कैसे निकालते हैं, बहुत ध्यान देखना बेटा फॉर्मूला, ताकि आपको याद हो जाए और आप अगला सवाल मुझे करके दिखाओ। ठीक, अब क्या करना है, यहाँ पर ये जो परसेंटेज, ये जो इसका ऊपर लिखा हुआ है मास, इसको इनटू कर दीजिए इसके परसेंट में। ऐसे ही बेटा ये वाले जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसके ऊपर मास, इसको इनटू कर दीजिए इसके परसेंटेज में। कैसे लिखना वो ध्यान रखना, पहले वाले को देखना बेटा, 10 × 10। ठीक, फिर बेटा इसको ये किया, फिर प्लस, फिर बेटा यहाँ पे आ जाइए 11 × 90 और अपॉन, क्या करना है नीचे बेटा दोनों परसेंटेज का सम, ये इन दोनों का सम, है ना, इन दोनों का 10 प्लस 90। यानी आप देखोगे कि नीचे आपको हमेशा 100 ही मिलने वाला है, इसमें कोई वही राय नहीं है ना, कोई दो राय नहीं है। अब देखो ये 10 × 10 कितना हो गया बेटा, 100, है ना, ये कितना हो गया 990, और नीचे तो बेटा आ गया 100, और ये बीच में प्लस है बेटा, है ना, प्लस, ध्यान रखना बेटा ये प्लस है बीच में, ये मैंने, चलो, है ना, गंदे हो जाए वो ज़्यादा अच्छा, पर ऐसा। अब चलो इन दोनों को प्लस कर दोगे जब आप, जैसे ही देखोगे तो 990 में, है ना, इसको जोड़ दो बेटा, 0 में 0 0 हो गया, ये 0 9 9 हो गया, और ये 9 और 1 ये हो गया 10, और नीचे आ गया भैया 100। बेटा इससे इसको काट दो, आपको दिखेगा कि आपका आंसर आ रहा है 10.9 ग्राम, है ना। ये हो गया एवरेज एटॉमिक मास। अब एक बात बहुत ध्यान से देखना बेटा, है ना, कुछ बातें मैं आपको सिखाने वाला हूँ यहाँ पर, किस तरह से, अभी और क्वेश्चन दूंगा मैं, चिंता नहीं करिए, आपको मैं कुछ ऑब्जर्व कराना चाहता हूँ। आप ध्यान से देखोगे कि आपका जो एवरेज एटॉमिक मास है वो 10.9 है। अब आप ध्यान से देखना जरा, क्या 10.9 किसके करीब है, कौन से वाले आइसोटोप के करीब है बोरोन के, क्या वो 10 के करीब है कि 11 के करीब है। तो आपको दिख रहा है कि 10.9 है, वो 11 के करीब जा रहा है। अब बात है इससे करीब क्यों जा रहा है बेटा, क्योंकि इस आइसोटोप का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, इस आइसोटोप का परसेंटेज कम है। यानी देखो जरा, दोनों के हम क्या कर रहे थे, हम दोनों का एवरेज मास निकाल रहे थे। एवरेज मास बेटा दोनों का बीच में कहीं आना चाहिए था, लेकिन बात ये भी देखनी पड़ती है ना कि इसका परसेंटेज ज़्यादा, जो ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है मास उसकी तरफ ही इंक्लाइंड हो जाएगा। इसीलिए बेटा याद रखना, जब भी जो भी ज़्यादा परसेंट में होगा, जो एवरेज मास आएगा आइसोटोप्स का, वो हमेशा ज़्यादा परसेंटेज वाले आइसोटोप की तरफ इंक्लाइंड हो जाएगा। मीन्स द आर्म, यानी कि एवरेज एटॉमिक मास विल कम क्लोजर टू द आइसोटोप which is high in percentage। ठीक है, तो ये याद रखना भैया, हमेशा याद रखना इस बात को। क्लियर है बच्चों, है ना। तो आप देख रहे हो 10.9 आ गया। आप इसका उल्टा करके देख लो, आप अगर B10 को 90% ले लोगे और इसको 10% ले लोगे, आपको देखना आपका वजन ऐसा कुछ आएगा जो B10 की तरफ चला जाएगा। क्लियर है ये बात। चलिए और क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन करिए इससे ज़रा। जैसे मान लीजिए बेटा, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन आइसोटोप्स, है ना, नहीं कार्बन नहीं, क्लोरीन आइसोटोप्स ले लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं। क्लोरीन आइसोटोप्स दैट इज Cl35 एंड Cl37। ठीक है, Cl35 और Cl37 मैंने दो आइसोटोप ले लिए हैं, है ना। अब और ये भी बताया गया है द परसेंटेज ऑफ C क्लोरीन 35 इज
is 25% and the rest is Cl37। चलो, तो हमें इस तरह से दिया है, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं क्लोरीन 35 हो गया, ये क्लोरीन हो गया बेटा 37। ठीक, चलो अब बेटा ये इसकी जो मात्रा है, इन दोनों की मात्रा लिख लेते हैं बेटा। ये है मान लो आपका 75% है ये, ठीक है, और ये है आपका 25%। ठीक, हमने ऐसा ले लिया, हाँ ठीक है। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन में मैंने कुछ और लेके रखा है, हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चों मैंने बताया ना आपको, वो तो आप जो कैलकुलेट करोगे उससे ही चलेगा वो, है ना। आप इसको 75 कर लो, बाकी बच्चा वो कर लेते हैं, जैसा मैंने बनाया था वैसा ही हो गया वहाँ क्वेश्चन में। अब बहुत ध्यान सुनना, हमें तो निकालना है AAM। क्या आपको देखो, मैंने क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, सॉल्यूशन भी हमारा चल रहा है, शुरू हो गया है यहाँ से। ठीक है, पेन अपन दूसरा ले लेते हैं, एक बार येलो से करेंगे इसे। बेटा क्या बताया था, ये यहाँ पर जो मास लिखा है इंटू कर दो उसके परसेंटेज से, इसका जो मास लिखा है इंटू कर दो उसके परसेंटेज से। ठीक है, जरा इंटू करके देखते हैं बेटा। तो 35 × 75 है ना बेटा, प्लस 37 × 25, और बेटा अपॉन में तो दोनों परसेंटेज का सम आता है। तो बेटा 75 और 25 मिलकर के तो 100 ही होने हैं, तो यहाँ तो कोई समस्या ही नहीं है, ये रहा बेटा। ठीक है ना। अब आप देखिए, इसको जब आप सॉल्व करोगे, है ना, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो एवरेज एटॉमिक मास आएगा वो आएगा 35.5, ये कुछ आएगा। ठीक है, 35.5। अब आप, हाँ आप सॉल्व कर लो, आपको खुद ही मिल जाएगा, है ना, इतना ग्राम करके ये आ जाना है आपके सामने। अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनना बेटा, जो सिखा रहा हूँ, जब ये आपका आ जाए सॉल्व करने में, ठीक है, तो ध्यान से देखना जरा, क्या ये वजन किसके करीब आ रहा है। क्लोरीन ये 35 के पास आ रहा है कि 37 के पास जा रहा है। आपको दिख रहा है 35.5 है, ये इसके क्लोज है। अब आपको दिख गया होगा इसके क्लोज क्यों है, क्योंकि इसकी मात्रा ज़्यादा है, और हमने यही सीखा था कि एवरेज एटॉमिक मास उसके करीब होगा जिसकी जो है परसेंटेज ज़्यादा होगी। ठीक है, ऐसी बात। चलो फिर एक चीज़ और देखते हैं ज़रा। मान लो एक और क्वेश्चन, मैंने ऐसी सेम क्वेश्चन ले लिया, मतलब उसी क्वेश्चन में मान लो मैंने केस अलग बना दिया ना, केस 1 बना दिया एक तरह से। व्हाट विल बी द एवरेज एटॉमिक मास इफ द परसेंटेज ऑफ बोथ क्लोरीन isotopes will be 50%। अगर दोनों की मात्रा 50% कर दिया है तब क्या होगा, मतलब अब ध्यान सुनना, क्लोरीन 35 और जो क्लोरीन आपका क्लोरीन ये 35 है, ये क्लोरीन 37 है बेटा, ये अब ये भी 50% है और ये वाले को भी ले लिया 50%। अब बेटा मुझे निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, और मैं आंख मूंद के बता सकता हूँ कि अगर ये दोनों 50-50% है तो बेटा अब क्या जो आम की वैल्यू होती है उसकी तरफ जाती है ना, इसका परसेंटेज ज़्यादा होते हैं। लेकिन क्या अब दोनों के परसेंटेज सेम है, और अगर दोनों के परसेंटेज सेम है बेटा तो ना इधर ना उधर, बिल्कुल बीच में। और ये अगर 35 है और ये अगर 37 है तो इनके बीच की वैल्यू क्या होगी बेटा, 36 ग्राम होगी। देख करके बताया जा सकता था, ये देख करके बताया जा सकता था। क्या आपके समझ में आया? आया नहीं आया बेटा बता दो मेरे को, जरा मज़ा आ गया होगा तो। ठीक है ना। अब चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, इसी तरीके का एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं ऐसे ही। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन दिया आपको, कैलकुलेट द रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ isotopes of nitrogen, that is nitrogen 50 and nitrogen 52 and nitrogen 52, the average atomic mass of isotopes is 51.7 ग्राम। बच्चों बहुत ध्यान से देखना, अब इस बार क्वेश्चन में आपसे
उल्टा पूछ लिया। अब इन्होंने परसेंटेज पूछ लिया आपसे, अभी तक परसेंटेज गिवन करते थे, परसेंटेज पूछ लिया है। लेकिन अब आप, और ये है वो आइसोटोप जिनके बारे में बात करेंगे, परसेंटेज हमें पता नहीं है। तो अगर मैं सॉल्व करने जाऊँ तो अब तक तो आप देखोगे कि मैं N50 और N52 के आगे इनके परसेंटेज लिख लेता था, लेकिन अब ये परसेंटेज मुझे पता नहीं है, ठीक है ना। अब अगर वो नहीं पता है तो बेटा एक को अगर मैं x मान लूँ तो एक को मुझे क्या मानना पड़ेगा, अगला वाला पक्की बात है बेटा 100 - x ही हो सकता है, और तो कुछ हो नहीं सकता। ये बात क्लियर है ना। लेकिन एक चीज़ मुझे गिवन हुई है और वो है आम की वैल्यू उन्होंने दे दी है। उन्होंने कहा इस बार आम हम दे रहे हैं आपको 51.7 है, ये पहले से ही दे दिया है उन्होंने, ठीक है। हालांकि अब देखो 51.7 बेटा यहाँ साफ समझ में आ रहा है कि ये इसके करीब जा रहा है, इसका मतलब इसका परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए, है ना। हालांकि मैं आम की वैल्यू देख करके मैं तुरंत ही बता सकता हूँ कि N52 ही के आसपास ये जा रहा है, अगर कोई मुझसे पूछे तो, है ना। अब लेकिन हमें तो निकालना है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे बेटे आम। क्या करते हैं, मैंने क्या दिखाया था बेटा आपको, क्या सिखाया था, कैसे करना है। ये वाला क्यों ले रहे हैं अपन, ये वाला ले लेते हैं। देखो आपको क्या करना है, 50 इंटू उसका परसेंटेज, तो बेटा यहाँ पे लिख दिया 50 इंटू एक्स, फिर बेटा प्लस, फिर क्या लिखेंगे बेटा 52 इंटू 100 माइनस एक्स, 52 इंटू 100 माइनस एक्स। और बेटा नीचे तो आपको मालूम है ना, इन दोनों को ऐड करोगे तो 100 ही आना है ना, नीचे तो हमेशा 100 ही मिलना है बेटे। और आम की वैल्यू तो आपको पहले से दी है, तो उसको यहाँ लगा दो बेटा 51.7, और बेटा 100 को भी इधर भेज दोगे तो ये इंटू 100 इज इक्वल टू बेटा ये 50x, बेटा ये कितना आ जाएगा आपका 5200 और माइनस 52x। क्लियर है ये बात बेटा, है ना। और आप इसको इधर भेज दीजिए जरा, देखो इसको तो यहाँ से आप 10 करके इसको इससे काट दोगे तो ये हो जाएगा 5170 इज इक्वल्स टू, ये बेटा चला गया तो ये कितना आ रहा है, माइनस का 2x प्लस 5200, ठीक है। आप एक काम करते हैं, ये बड़ी संख्या है, ये छोटी, इसको उधर भेज देते हैं, ये माइनस वाला इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 2x इज इक्वल्स टू, आप उधर भेज दोगे अगर इसे 5200 माइनस 5170, तो देखो बेटा 5000 तो चलेगी, छोड़ दो उसको। 200 में से अगर आप 170 घटाओगे 30 नहीं बचेगा आपका, है ना, 30 बचेगा नहीं बचेगा बेटा। तो यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ इसको उठा करके, तो बेटा 2x इज इक्वल टू आ रहा है यहाँ पर 30, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे अपन, ये आ गया 15, बेटा x इज इक्वल टू 15 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा, x इज इक्वल टू 15, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो है 15%। बेटा अगर ये 15% है तो 100 में से ये चला गया तो कितना बचा, ये बेटा 85%। और क्या आपको समझ में आ गया है कि N50 की मात्रा ज़्यादा है ना, N50 से, N52 की मात्रा ज़्यादा है N50 से। और ये देखो ना, ये इसका परसेंटेज ज़्यादा है, इसीलिए जो आपका 51.7 है बेटा, ये किसके नज़दीक आ रहा है बेटा, 52 के ही पास आ रहा है। 50 के करीब थोड़ी ना हो, तो 50 से कब कितना ज़्यादा है। आप समझिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, ये एक बात ध्यान में। चलिए तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही इस लेक्चर में, और इसके बाद मैं मूल कॉन्सेप्ट 3 और बनाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ उससे पहले आप इतना ज़रूर याद कर लें, है ना। दोनों लेक्चर बन चुके हैं, थर्ड लेक्चर भी आएगा, ठीक है। आज फिजिक्स का भी लेक्चर अपलोड होगा, तो उसको देखना ना भूलें। वेक्टर मैंने शुरुआत की थी, और चलिए मिलते हैं फिर अगले किसी लेक्चर में ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए।